आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 1.0, 2.0 और 3.0 के 11 साल पूरे होने पर देश के दिल में क्या है। चाहे आप पॉलिटिकल डिवाइड की किस तरफ भी बैठे हों, लेकिन एक सत्य तो अब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के अब तीसरे सबसे लंबे सर्विंग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक रही है बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, और एक हम इसको देख सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस। कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं दिखता पिछले एक साल। बेरोजगारी का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, इन्वायरमेंट का कितना बड़ा मुद्दा है संकीर्ण उत्तर भारत में। आप देखिए सबसे बड़ी अचीवमेंट, इंपैक्टफुल स्कीम कौन सी रही है मोदी जी की। द प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू बियॉन्ड 2029। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर असीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 1.0, 2.0 और 3.0 के 11 साल पूरे होने पर देश के दिल में क्या है, देश का मूड क्या है। अब इसको जानने के तमाम तरीके होते हैं। एक तो आप जाकर के लोगों से पूछने लगिए, या फिर आप किसी सर्वेक्षण के नतीजों को देखिए। सर्वेक्षण के नतीजे जो आएंगे उसके आधार पर आप अपना मत बना सकते हैं। मत ये भी बना सकते हैं कि आपको उस सर्वे के नतीजे पर भरोसा करना भी है या नहीं। मत आप ये भी बना सकते हैं कि वो नतीजे से आप सहमत हैं या नहीं हैं। लेकिन उसके लिए वो सर्वेक्षण जानना जरूरी है। तो आज ऐसा ही एक सर्वे लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। ये एक सर्वे हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पर और थर्ड टर्म के पहले साल पर कि देश का मूड क्या है। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, मैं चाहूंगा पहले आप थोड़ा सा एक हमें बैकग्राउंड दे दें और उसके बाद एक एक करके हम नतीजों पर जाएंगे। थैंक यू संकेत। इसमें जैसा कि आपने कहा, फ्लो हम इसका ऐसे रखेंगे कि पहले एक क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे कि पिछले एक साल में किस तरीके से हमने देखा है इस गवर्नमेंट को काम करते, और फिर जो आपने सर्वे का जिक्र किया, जो सी वोटर का सर्वे है, जिसका मैं अभी भी विजिटिंग फेलो हूं, तो ये डेटा हमको वहीं से मिला है और उस पर हम चर्चा करेंगे कुछ बिंदुओं पर। हालांकि सर्वे बहुत डिटेल था, बट हमने कुछ रेलेवेंट बिंदुओं को यहाँ इकट्ठा करके आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो स्टार्टिंग इस बात से करते हैं संकेत की देखिए, चाहे आप पॉलिटिकल डिवाइड की किस तरफ भी बैठे हों, लेकिन एक सत्य तो अब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के अब तीसरे सबसे लंबे सर्विंग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के बाद प्रधानमंत्री मोदी इज द थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया, और नॉन कांग्रेस पीएम वो सबसे लंबे हो गए हैं क्योंकि 11 साल पूरे हो चुके हैं। 9 तारीख को इस महीने की इनका जो तीसरा टर्म था उसका एक साल पूरा हुआ। और अगर हम इसका एनालिसिस करें तो जो फ्रेमवर्क मैंने चुना इसके लिए, मुझे दो चीजें समझ में आई। एक रही है बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, और एक हम इसको देख सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो एक एक करके इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए संकेत, पॉलिटिकली लास्ट ईयर इस समय जब हम चर्चा कर रहे थे तो शौक था दो तरह के लोगों में। एक वो एक्सपर्ट जिन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट कंफर्टेबली 272 बीजेपी पार कर जाएगी, और एक शौक था विद इन बीजेपी कि 240 सीट्स आ कैसे गई। तो कहीं ना कहीं पिछले साल इस समय पर बैकफुट पर थी बीजेपी, और बीजेपी की जो 240 सीट्स आई थी उसको अलायंस पार्टनर लगे सरकार बनाने में। हमने अगली स्लाइड में इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है बहुत अच्छे से कि 240 के साथ आपको अलायंस पार्टनर्स चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, और पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी एक कोalition गवर्नमेंट चलाते। ना उन्होंने गुजरात में ऐसा किया था और ना उन्होंने दिल्ली में ऐसा कभी किया था। और जिन राज्यों में नुकसान हुआ उसमें से बड़े राज्य जो थे यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान भी कह सकते हैं, कर्नाटक भी कह सकते हैं, बिहार भी कह सकते हैं, वहां भी नुकसान हुए, लेकिन मेजर लॉसेस इन राज्यों में आए। तो ऐसा लगा कि एक पॉलिटिकल रिवर्सल होना शुरू हो गया है, जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस अब स्टेट इलेक्शंस में भी कहीं ना कहीं कमजोर दिखेगी, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र,
जहां इलेक्शन स्टेट के ड्यू थे, और जब इतना बड़ा रिवर्सल आपका हो जाए कि आप हरियाणा में 10-0 से 5-5 पर आ जाएं, और जहां महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो मेजॉरिटी सीटें ले जाए, 48 में से मतलब 30 के आसपास सीटें ले जाए, तो ये कई लोग सोच रहे थे इंक्लूडिंग हम कि यहां पे एक चांस है कि कांग्रेस लेड अलायंस या कांग्रेस बाजी मार जाएगी। हुआ क्या, 5 विधानसभा इलेक्शन हुए लोकसभा के बाद, 2-3 जो ट्रेंड सामने आए, एक आरएसएस ने कमबैक किया, दूसरा बीजेपी वापस जीतने लग गई। अब इस पर कई लोग डिबेट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की जीत कैसी थी, हरियाणा में क्या था, उस पर हम बाद में आएंगे। बट ये सत्य है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली तीनों कठिन राज्य थे बीजेपी के लिए, क्योंकि हरियाणा में तो कांग्रेस ने सत्ता कहीं ना कहीं, हमने बड़े सारे शोज किए हैं इस पे, कि गिफ्ट कर दी बीजेपी को। हरियाणा कांग्रेस को जीतना चाहिए था। महाराष्ट्र में कई सारे ब्लेम्स लगते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, बट एक थंपिंग विक्ट्री हुई एनडीए की। दिल्ली में अगेंस्ट द टाइड आम आदमी पार्टी को हराते हुए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आम आदमी पार्टी को हराते बीजेपी ने कई दशकों बाद सरकार बनाई दिल्ली में। झारखंड, जम्मू कश्मीर, जहां वो टफ रीजनल पार्टीज के सामने खड़े हुए, बीजेपी फिर हार गई। लेकिन की बात यह है कि जो पॉलिटिकल मोमेंटम खो गया था या दब गया था लोकसभा इलेक्शन पिछले साल के बाद, वो इन राज्य के चुनाव में वापस आता हुआ हमें दिखा। और इसी वजह से अगर आप मैप देखें दाईं तरफ, वहां पर हमने पार्टी का रंग जो है वो ये बताता है कि वो उस राज्य में किसकी सरकार है। तो आप देखेंगे कि अभी भी सेंट्रल और नॉर्थ में और वेस्ट में गेरुआ ही गेरुआ है। और इसमें से हरियाणा और महाराष्ट्र खासकर, ये मतलब बीजेपी ने इसको दे ग्रैब्ड विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट जिसे कहते हैं। और मैं फिर कहूंगा हरियाणा सबसे बड़ा मिस था इसमें ऑपोजिशन के लिए, महाराष्ट्र से भी बड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं पॉलिटिकल परफॉर्मेंस देखूं बीजेपी और एनडीए और आरएसएस की, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कमबैक हुआ है इन फोर्सेस का पॉलिटिकली। लेकिन अब जब मैं अगला इसका चुनता हूं, जो अगला हम स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, उसमें हम बात करते हैं पॉलिसी की। पॉलिसी और गवर्नेंस में क्या हमको देखने में मिला है पिछले 1 साल में। और मैं इसका कंपैरिजन ऐसे करता हूं संकेत, कि मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में पहले 1 साल के अंदर कई बड़े फैसले लिए जा चुके थे। जैसे मोदी 1.0 में स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आ चुका था पहले 1 साल के अंदर। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एक नई ऊर्जा दी थी इनिशिएटिव्स को, और अपनी पॉलिटिकल कैपिटल साथ पे रखी थी, खासकर स्वच्छ भारत जैसे मिशन के लिए, जहां वो खुद उन्होंने झाड़ू पकड़ के कहां पे एक सिंबॉलिक मैसेज दिया। तो मुझे लगता है इन प्रोग्राम्स में ऊर्जा आई। मोदी 2.0 में 1 साल के अंदर कुछ अनपॉपुलर, काफी हद तक अनपॉपुलर, लेकिन बहुत टफ फैसले लिए गए। जैसे आर्टिकल 370 को हटाया गया, सीए एनआरसी पे फैसला लिया गया। मैं फिर कहूंगा दे वर नॉट द मोस्ट पॉपुलर डिसीजंस, बट दे वर टफ डिसीजंस। पीएम किसान की जो स्कीम चली थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया सभी किसानों पे। पहले वो स्कीम कुछ एक तबके के किसानों के लिए थी। अच्छा, फिर 1 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ था और कोविड आ गया, तो कोविड का रिस्पॉन्स जो लॉकडाउन हुआ वो भी एक बहुत टफ फैसला था। तो मुझे लगता है मोदी 1.0, मोदी 2.0 ने पहले 1 साल के अंदर बड़े और कई समय पर कठोर फैसले लिए। पर 3.0 मोदी, 3.0 जिसे कहते हैं अभी हम, ये जो टर्म चल रही है, इसके पहले साल में मुझे कुछ ऐसा बड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा। कोई बहुत बड़ा पॉलिसी अनाउंसमेंट, कोई बहुत बड़ा विजन मुझे नहीं दिखा। हाँ, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं किया गया। जैसे अभी सबके मन में चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो पहले ही 1 साल में हुआ। एंटी नक्सल ऑपरेशन, हमने इस पर एक शो किया था। तो नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ हुआ, लेकिन वो रिटेलिएशन था इनिशिएटिव से ज्यादा। वक्फ पर बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे रखी पार्लियामेंट में, तो उस पर एक पुश हुआ। एक एफटीए साइन हुआ इंडिया यूके के बीच। 2 फैसले इकोनॉमी पर ऐसे लिए गए जो थोड़ा सा मेंशन यहाँ पे डिजर्व करते हैं। एक दिल्ली चुनाव से पहले इनकम टैक्स रिफॉर्म हुआ, और एक नई पेंशन स्कीम का अनाउंसमेंट हो, क्योंकि कांग्रेस हर राज्य में ओपीएस के बारे में बात कर रही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम।
तो बीजेपी ने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की। बट आप देखेंगे ये मोटा मोटी ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं दिखता पिछले एक साल में। ऐसा लगता है कि गोइंग थ्रू द मोशंस। मुझे कोई ऐसा नया विजन की बेरोजगारी का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, इन्वायरमेंट का कितना बड़ा मुद्दा है संकेत उत्तर भारत में, आप देखिए अर्बन गवर्नेंस का मुद्दा है, रोड सेफ्टी पर इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है कि रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। डेटा रिलीज अगर आप देखें तो इट हैज बिकम वन ऑफ द प्राइमरी किलर्स इन इंडिया, खासकर युवा मतलब मेल्स में। तो इन सब पर मुझे कुछ खास नहीं। अभी जैसे इन्वायरमेंट पर अभी एक ग्रीन वॉल का इनिशिएटिव हुआ है अरावली के आसपास कि एक ऐसी हम पेड़ों का एक ऐसा जाल बिछाएंगे कि जो पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, जो रेता आता है डेजर्ट से उत्तर भारत में, वो प्रोटेक्ट होगा। लेकिन अगेन फैनफेयर कुछ खास नहीं है और अभी बहुत चीजें टेस्ट होनी बाकी है। तो मेरा ये कहना है कि चैलेंजेस बहुत है, लेकिन क्या वो एक विजन दिखा हमें पहले एक साल में? मुझे नहीं लगता एज ऑफ नाउ। लेकिन आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, इससे ज्यादा जरूरी है जनता को क्या लगता है। हाँ, तो आइए उनकी बात करें। हाँ बिल्कुल। तो जो सी वोटर का सर्वे का आपने शुरू में जिक्र किया, ये सर्वे कराया गया 7 से 9 जून के बीच। तकरीबन 2600 का सैंपल साइज है। मार्जिन ऑफ एरर है ±5 परसेंटेज पॉइंट्स। और जो सवाल पूछे गए, हालांकि वो पहली एनिवर्सरी थी तीसरे टर्म की, लेकिन सारे 11 सालों पर फोकस था। पूरे 11 साल के टर्म पर फोकस था कि क्यूमुलेटिव असेसमेंट दी जाए। कई सवाल पूछे गए संकेत, मैं आपको कुछ जो अहम सवालों का एक कंडेंस्ड वर्जन प्रेजेंट करूं। तो पहला हमने ये पूछा कि सबसे बड़ी अचीवमेंट, इंपैक्टफुल स्कीम कौन सी रही है मोदी जी की। तो अगर आप, और उसमें हमने ऑप्शंस दिए, उसमें हमने डिजिटल भारत, जीएसटी, नेशनल सिक्योरिटी, कई हमने ऑप्शंस दिए। जो टॉप 2 निकले वो डिजिटल इंडिया, जिसमें आपका यूपीआई आएगा, आपका डिजिटल लॉकर आएगा, ऐसी कई स्कीम्स जिससे काफी सारी गवर्नेंस या काफी सारी चीजें हमारे फोन में आ गई हैं। दूसरे नंबर पे एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब फर्क ये है संकेत, डिजिटल इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जहां बाय पार्टिजान सपोर्ट मिलता है। मतलब एनडीए के वोटर्स भी कहते हैं ये अच्छा काम है और विपक्ष के भी कई वोटर्स कहते हैं ये अच्छा काम है। तो डिजिटल इंडिया पोलराइजिंग नहीं है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पोलराइजिंग, कि यहां पे एनडीए के वोटर ज्यादा सपोर्ट करते हैं ऑपोजिशन के कम। जीएसटी भी पोलराइजिंग नहीं है। 11.5% में अच्छा खासा तबका विपक्ष का भी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सपोर्ट किस तबके से आ रहा है। मेक इन इंडिया पोलराइजिंग है, क्योंकि कई लोग विपक्ष को लगता है कि कुछ, विपक्ष के वोटर को लगता है कि कुछ खास काम हुआ नहीं है मेक इन इंडिया। तो संकेत ये था ब्यौरा जो स्कीम्स के बारे में हमने बात की। इसके बाद हमने अलग अलग इश्यूज पे सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री की जो परफॉर्मेंस है वो नेशनल सिक्योरिटी पे कैसी रही, करप्शन पर कैसी रही, कई ऐसे और मुद्दे थे। तो वहां पर हम 4-5 तरह के ऑप्शंस देते हैं कि बहुत अच्छा, अच्छा ना बुरा, फिर बुरा। और या हम कहते हैं सेटिस्फाइड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, मतलब मैं बहुत हद तक खुश हूं, मैं कुछ हद तक खुश हूं, और मैं खुश भी नहीं हूं, दुखी भी नहीं हूं। तो अगर हम बहुत हद तक खुश और कुछ हद तक खुश को जोड़ दें, या बहुत अच्छा और कुछ अच्छा को जोड़ दें, तो उसको हम मान सकते हैं कि नेट ये पॉजिटिव रेटिंग आ रही है परफॉर्मेंस की। तो उसको जब हम जोड़कर देखें उन दो बिंदुओं को अक्रॉस डिफरेंट टॉपिक्स, ये जो ग्राफ मैंने जनरेट किया है, और इस ग्राफ को अगर हम जूम करके देखेंगे संकेत, हम पाएंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सबसे अच्छी अप्रूवल रेटिंग है इस समय, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस का रेटिंग है। एंड बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है संकेत, क्योंकि हम अभी भी एक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है। तो एक सेंटिमेंट रहता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऐसे केसेस में। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक इश्यूज को देखें, जॉब क्रिएशन, रिड्यूसिंग करप्शन, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, यहां वो नंबर गिरने लग जाता है।
करप्शन और इन्फ्लेशन में तो 50% से कम है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी जो टॉप का इनका आंकड़ा है वो 70% अप्रूवल है। कंपेयर करिए करप्शन और इन्फ्लेशन, वो 50% है। जॉब क्रिएशन तकरीबन 50 से 60% के बीच है। कहने का ये मतलब है कि मैं ये जो एक्चुअल नंबर है उसको सीरियसली ना भी लूं, अगर 60, 70, 50, ज्यादा जरूरी ये है कि लोगों का जो परसेप्शन है वो इकोनॉमिक मुद्दों पर कमजोर है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर काफी स्ट्रांग दिख रहा है। एंड ये बहुत सेंसिबल चीज है, क्योंकि सेंसिबल मेरा मतलब है कि ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी हम एक पोस्ट वॉर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो में है जहां अभी भी इमोशंस काफी हाई हैं। तो ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी पर आपका एक पॉजिटिव अप्रूवल देना बहुत लाजमी सी बात है। लेकिन लोग वोटर्स इकोनॉमिक इश्यूज पर हीट फील कर रहे हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज पे वो काम शायद नहीं हुआ है जो होना चाहिए। इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं, क्योंकि अगली स्लाइड भी रेलेवेंट है इससे। हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे ये सर्वे अपनी टीम के अंदर, सी वोटर का जो ग्रुप है, तो हमने ये भी एक बात सोची कि देखिए इसमें एक चीज ये भी है कि वो जो एक वैक्यूम है प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऑपोजिशन में, राहुल गांधी हैं, बट जो लोकसभा के बाद मोमेंटम बना था वो रिवर्स हुआ है असेंबली इलेक्शंस के द्वारा। और इस समय देखिए आपकी ऑपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी है, चाहे वो थरूर साहब को लेकर हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के समय, मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ऑपोजिशन ने दिखाई, उन्होंने साथ दिया सरकार का। लेकिन उसके बाद जो बिकरिंग हो रही है, तो शायद उसमें एक वैक्यूम है ऑपोजिशन की तरफ से, जिसकी वजह से एक इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ये हमारी टीम का एक निष्कर्ष था। इस पर अभी हम और चर्चा भी करेंगे आपस में, और फिर कुछ और रिजल्ट आएंगे तो भी शो करेंगे आपके शो पे। बट ये आखिरी सवाल ये था इसी से जुड़ा हुआ, should the prime minister continue beyond 2029? एनडीए के वोटर्स में ओवरवेलमिंगली यस, मतलब तकरीबन 70% ने कहा यस, और अगर हम जनरल देखें सबका मिला के तो तकरीबन 60%। इसका मतलब कुछ विपक्ष के वोटर भी कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक तो वैक्यूम है ऑपोजिशन का, दूसरा शायद उनको लगता होगा कि अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा। शायद दे डोंट वांट पीपल लाइक योगी, maybe they prefer PM Modi to Yogi, maybe it is about choosing the least problematic option amongst the opposition voters की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, इसको हम और डिकोड कर रहे हैं अपने एंड पे, और फाइंडिंग्स आएंगी तो हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट कर। डॉक्टर बत्रा, यदि आप इजाजत दें, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं प्लीज कि ये जो सवाल है ये है, शुड पीएम मोदी कंटिन्यू बियॉन्ड 2029? ये सवाल उनके प्रधानमंत्री बन के कंटिन्यू करने पर है, या फिर ये सवाल ये है कि जब चुनाव होंगे 2029 के तो वो लड़ें भी या नहीं? क्योंकि ये दोनों चीजें एकदम अलग अलग हैं। अगर वो कॉन्टेस्ट में ही नहीं होंगे और ये संदर्भ होगा सवाल का, तब अलग है। पर अगर वो कॉन्टेस्ट में हैं और उसके बाद वो चूज करते हैं कि अब मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, तो फिर ये रिजल्ट्स के मायने अलग हो जाते हैं। सवाल है, शुड प्राइम मिनिस्टर मोदी कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 2029? अब इसका इंटरप्रिटेशन आपने जो दिया, या वो जीत गई या उनकी पार्टी जीत गई कि अगर वो खुद ना भी लड़े तो वो राज्यसभा तो आ ही सकते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है, क्या उनको सत्ता के शीर्ष पर बैठना चाहिए 29 के बाद? बाकी ये जो जितने भी आपने इफ्स एंड बट्स एंड कैवियाट्स दिए वो सब रेलेवेंट है, बट मोटा मोटा सवाल है, डू यू वांट टू सी प्राइम मिनिस्टर मोदी एज पीएम आफ्टर 2029? कि क्या वो रिटायर हो जाएं, क्या अब उनका हो गया समय, उन्होंने अच्छा किया, या उन्होंने बुरा किया, बिल्कुल ही हट जाएं? ये उन लाइंस पर ये सवाल है। और वहां जो रिस्पांस आया है, ऑफ कोर्स एनडीए वोटर्स ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंटिन्यू करना चाहिए। ऑपोजिशन में एक स्प्लिट वर्डिक्ट है कि 50-50 तकरीबन मैं कहूंगा, 46-42 है यस एंड नो। और ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि विपक्ष के वोटर्स में भी 40% लोग ये कह रहे हैं कि देखिए कि शुड कंटिन्यू। मैं इस 40 को अगर 35 भी मान लूं, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर रहता है +-5, 37 भी मान लूं, तो भी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है एक्सप्लोर करने के लिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है।
और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि उसका एक कारण जो हमें लगता है वो अभी ये है कि ऑपोजिशन में एक वैक्यूम दिखता है। अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस शायद महाराष्ट्र हरियाणा में से एक भी चुनाव जीत जाते तो शायद ये आंकड़ा कुछ अलग होता, बट अभी हम इसमें गेस कर सकते हैं। और संकेत एक बात और, अभी 1 साल हुआ है सरकार, अभी बहुत समय बाकी है। अभी बिहार चुनाव होगा, अगले साल बंगाल है, तमिलनाडु है, बहुत चीजें बदलनी है, बट ये एज ऑफ टुडे की कहानी है। और मुझे लगता है कि मेरे लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग था वो था जो स्कीम्स पर हमने बात की कि डिलीवरी जिन जिन स्कीम्स में हुई, जैसे डिजिटल इंडिया, मुझे लगता है वी कैन ऑल अग्री कि डिजिटल इंडिया में डिलीवरी हुई है। वहां पे ऑपोजिशन भी समर्थन करता है और प्रो एनडीए भी समर्थन करता है, मतलब ऑपोजिशन के वोटर। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही मैच्योर साइन है अपनी पॉलिटी का कि जहां डिलीवरी है वहां तारीफ है। बिल्कुल। और जो इसमें एक और रोचक चीज कम से कम इस सी वोटर के सर्वे में देखने को मिली वो ये है कि जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आता है तो देश सरकार को ज्यादा अप्रूवल दे रहा है, नरेंद्र मोदी को ज्यादा अप्रूवल दे रहा है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो वहां पर भी देश बहुत क्लियरली एक संदेश देना चाह रहा है इसी सरकार को कि आप शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना आप दावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। और मुझे लगता है संकेत की गवर्नेंस के तो मुद्दे भारत में ऐसे फैले हुए हैं, हर तरह के मुद्दे हैं। जैसे कि हमने तो कुछ का जिक्र किया कि मणिपुर में अभी भी वायलेंस चल रहा है, एनवायरमेंट को लेके मुद्दा है, बेरोजगारी को लेके मुद्दा है। तो अभी बहुत नए पॉलिसी डिसीजंस हमें चाहिए, बहुत नए विजन्स चाहिए हमें, और इसमें सेंटर भी कोई करे और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो हम लोगों ने इलेक्शंस के टाइम पर कैश ट्रांसफर देकर आउटसोर्स कर दिया है पूरे इलेक्शन को, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस के मुद्दे कहीं छिप गए हैं पीछे। तो इट इज हाई टाइम कि ये वापस आए फोर फ्रंट पे। एज एन इंडियन सिटीजन यू एंड आई कैन होप कि ऐसा हो जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पाठशाला के एपिसोड में सर्वे के बारे में भी बताने के लिए और एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए कि कैसे पॉलिसी फ्रंट पर अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं मोदी 1 और मोदी 2 की तरह कुछ उस तरीके का फैसला सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।